बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, myself Dr. Numan Asgar, subject specialist biology DPS and कॉलेज साहिवाल। मैं आप सबको DPS एंड कॉलेज साहिवाल की डिजिटल क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं। आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन्स। जैसे हमें नाम से समझ आ रही है, हाइड्रेटेड मीन्स कि इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, कार्बन्स मीन्स कि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगी। So hydrated carbons means कि carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and most importantly oxygen in the ratio of 1, 2 and 1। अगर अब हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1:2:1। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशियो होती है जो वाटर में होती है। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CH2OY, where X is the whole number from 3 to many thousand. Y may be the same or different whole number. कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे C3H6O3 ये ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नाउ केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxy, aldehyde और कीटोन सबयूनिट्स। अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है। पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ये प्रेजेंट हैं इन बोथ दीज स्ट्रक्चर्स। इसमें एक स्ट्रक्चर है जो एल्डिहाइड ग्रुप को शो कर रहा है, एल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप को शो कर रहा है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो कीटोन ग्रुप को शो कर रहा है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, जो पानी की प्रेजेंस में टूटने के बाद इन्हीं पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स में चेंज हो जाएंगे, जो हम आगे चल के और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली डिस्कस की जाएंगी। एक है कंडेंसेशन एंड द सेकेंड वन इज द हाइड्रोलिसिस। अब हम इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो कंडेंसेशन क्या होता है?
सिंथेसिस ऑफ अ कंप्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम अ स्मॉल मॉलिक्यूल। और हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ अ large reactant molecule into small fragments in the presence of water। अब इन दोनों का डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया डेफिनेशन से कि कंडेंसेशन सिंथेसिस है कंप्लेक्स मॉलिक्यूल की और हाइड्रोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ दैट कंप्लेक्स मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। इन द केस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्टेंट्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इन द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्टेंट्स आर complex molecules। Next difference is products include complex molecules along with the small molecule। कंडेंसेशन के प्रोसेस के केस में कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्ट भी बनती हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम विच द कंप्लेक्स मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ। वो स्मॉल मॉलिक्यूल जिससे कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस की प्रोडक्ट्स में शामिल होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस इज कंडेंसेशन में पानी प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, जबकि हाइड्रोलाइसिस में पानी एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द केस ऑफ कंडेंसेशन पानी की सिंथेसिस होती है। इन द केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस पानी कंज्यूम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और सेल के तमाम पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। इसका मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाना और बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करना। इसी तरीके से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं सेल में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की। प्रीवियस क्लासेस में आपने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और जिसके नतीजे में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन का ये स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके नतीजे में हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है। सो दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्स में। नेक्स्ट है कि सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है सोर्सेस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की। ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है। इसका मतलब है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप थोड़ा सा याद करें, आपने ये स्टडी किया हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, जो इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट, जो फिर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। अब ग्लूकोज यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं सेल में और बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन होकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चरल रोल है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। इसका मतलब जो सेल का बाहरी हिस्सा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन मॉलिक्यूल से बना होता है। इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उनके भी मेन कंपोनेंट्स यही दो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने उन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्चेस प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर एंड मिल्क शुगर। तो ये वो सब एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। सैकराइड्स जो कि ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है शुगर। तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनो जैसा नाम से समझ आ रही है कि ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो मोनोसैकराइड्स दैट कंटेन वन शुगर मॉलिक्यूल, they cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxyaldehyde or ketones. इसमें एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। इसका मतलब यह है कि जो मोनोसैकराइड्स हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स यील्ड करते हैं 2 to 10 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद जो ओलिगोसैकराइड्स हैं वो 2 से 10 मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है सुक्रोज एंड माल्टोज। पॉलीसैकराइड्स जो कि मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट होंगे हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसकी एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स को। सो मोनोसैकराइड्स को इस टेबल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। कॉमन नेम सिंपल शुगर्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इजीली सॉल्युबल, बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस इनकी नहीं होती, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ। इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस। रिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं सॉल्यूशन में मोनोसैकराइड्स, उनको कहते हैं फ्यूरॉन एंड पायरॉन। रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर्स होती हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है। एग्जांपल्स में ग्लूकोज, राइबोज एंड फ्रक्टोज। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है जो आपके सामने आया। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। सो एक लाइन जो आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल कार्बन एटम्स इन अ मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। The remaining carbon atom is either a part of a
एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। अब जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ शुगर होगी उसको हम एल्डो शुगर कहते हैं, और जो कीटो ग्रुप के साथ शुगर होगी उसे हम कीटो शुगर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड को अब डिस्कस करेंगे। जनरल फॉर्मूला मोनोसैकेराइड्स का है CH2ON, जहां N एक होल नंबर है फ्रॉम 3 to 7000। अब इस टेबल के थ्रू हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर कार्बन एटम्स 3 हो तो उसे ट्राइओसिस कहते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा C3H6O3। इसमें एग्जांपल आएगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स। ये दोनों रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर्स के दरमियान में बनते हैं, इसलिए इन्हें इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर कार्बन एटम्स 4 हो तो दैट इज टेट्रोसिस, C4H8O4 ये इसका फॉर्मूला होगा। ये रेयर होते हैं और सब बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर कार्बन एटम्स 5 हो तो उसे हम पेंटोसिस कहते हैं, C5H10O5 इसका फॉर्मूला होगा। और इसकी एग्जांपल है राइबोज, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है। और अगर कार्बन एटम 6 होंगे तो हेक्सोज होगा, इसका फॉर्मूला C6H12O6। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हम आगे और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं एल्डो और कीटो शुगर के अकॉर्डिंगली। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, एल्डोसिस में आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब इसका जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो हाईलाइट किया गया है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर C डबल बॉन्ड O और H आए तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये टॉप पे प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से कीटो ग्रुप को देखें अगर हम, तो इसकी एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज जो कि पेंटोज शुगर है जो कि कीटो ग्रुप में आती है, और हेक्सोज शुगर जो कि कीटो ग्रुप में आती है, दैट इज फ्रक्टोज। अब इसमें आप कीटो ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि C डबल बॉन्ड O जब सेकंड कार्बन पे आया तो दैट इज दी कीटो शुगर। नेक्स्ट ग्लूकोज को अब हम डिस्कस करेंगे। फ्री स्टेट में ग्लूकोज फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स में। और हमारे ब्लड में नॉर्मली 0.08% ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। अब 10 ग्राम ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में केमिकल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है और उसके बाद तमाम ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मोनोसैकेराइड रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले अब हम ऑब्जर्व करेंगे राइबोज के स्ट्रक्चर को। जैसे आप देख सकते हो ये ओपन फॉर्म राइबोज का स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया। इसके कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप मेंशन है यहां पे, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये तो एल्डो शुगर है। उसके बाद इसी तरीके से ये 5 कार्बन शुगर है जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। अब जब राइबोज का सॉल्यूशन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में बनेगा। अब हम देखते हैं कि वो रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे हो। इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब रिंग स्ट्रक्चर बनने जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा
जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन नंबर 4 का ये बॉन्ड ब्रेक होगा OH ग्रुप के दरमियान में, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो आफ्टर दिस दी बॉन्ड ब्रेकेज के बाद हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट थी वो इस तरफ आ गई और जो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन था वो इसके साथ जाकर अटैच हो गया। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने वाली कि अगर ये OH ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट होगा तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा अल्फा डी राइबोस, और अगर यही OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा बीटा डी राइबोस। अब इसमें D इज फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब हम देखते हैं कि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। सो रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो एक ट्रिक है अब आपके सामने कि जो लेफ्ट साइड के ये स्ट्रक्चर्स होंगे ये आएंगे ऑन द टॉप और जो राइट साइड के स्ट्रक्चर होंगे ये आएंगे ऑन द बॉटम। इसमें सिर्फ डिफरेंस आएगा इस कार्बन नंबर 4 के साथ, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 का जो OH है वो आ जाएगा ऑन द टॉप, कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन ऑन द टॉप, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन ऑन द टॉप। अब ये जो कार्बन नंबर 4 है इसका हाइड्रोजन ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन नंबर 5 जो है वो यहां पे अटैच है, तो जिसकी वजह से दैट 4 कार्बन ईच विल कम एट दी बॉटम। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा बीटा डी राइबो फ्यूरानोज। फ्यूरानोज मीन्स 5 कॉर्नर्ड रिंग। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये 5 कॉर्नर्ड रिंग है। अब इसी तरीके से अब हम ड्रॉ यहां पे करते हैं रिंग स्ट्रक्चर अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज। अब इसमें क्या होगा, इसका जो OH है दैट विल कम डाउन एंड द अदर स्ट्रक्चर्स विल रिमेन लाइक दिस वन। और ये जो इसका 5th कार्बन है दैट विल कम ओवर हियर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज। तो ये राइबोज जो सॉल्यूशन में स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। अब हम देखते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कि वो कैसे सॉल्यूशन में रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये 6 कार्बन शुगर है, इसे हम हेक्सोज कहते हैं। अब इसमें कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए एल्डो शुगर है। इसके कार्बन नंबर 3 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, जबकि तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसकी रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखते हैं इसमें जब रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर बनना है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बनेगा। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बनेगा। सेम प्रोसेस के बॉन्ड ब्रेक होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरीके से जो 5 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पे बॉन्ड ब्रेक होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है
जब सोल्यूशन में एंटर होगा ग्लूकोज तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी। वो देखते हैं कैसे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थी कार्बन नंबर 5 में वो इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होगी, और जो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 की थी दैट कम ओवर हियर। इसको यहां बनाने का मकसद यही है कि हम आपको रिंग स्ट्रक्चर में फिर शो कर सकें कि ये कैसे मुख्तलिफ नजर आती है। अब इस स्ट्रक्चर को आपने ऑब्जर्व करना है, जैसे राइबोज में हमने बात की थी कि जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 का राइट साइड पे होगा तो उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, और जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो उसे हम बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। अब इसके रिंग स्ट्रक्चर में वही ट्रिक फॉलो होगा जो राइबोज में हमने ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे वो टॉप पे आएंगे, और जो स्ट्रक्चर राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे वो बॉटम पे आएंगे। अब इसके रिंग स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आप ये देख सकते हो कि ये वही ऑक्सीजन है, दिस वन। इस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? कार्बन नंबर 1 के साथ और कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो जो कार्बन नंबर 6 है वो कार्बन नंबर 5 के टॉप पे आ गई, इसको जो प्रेजेंट है जो यहां पे नजर आ रहा है आपको। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो टॉप पे और जो राइट साइड है वो बॉटम पे। अब पहले इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि OH लेफ्ट पे है तो वो टॉप पे आ जाएगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हम इसके साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ्ट ऑन द टॉप, राइट ऑन द बॉटम। अब ये C4 है, दिस वन राइट ऑन द बॉटम। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे बीटा डी ग्लूको पायरानोज। पायरानोज मीन्स 6 कॉर्नर्ड रिंग। अब इसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम इसी कार्बन नंबर 1 के OH को नीचे ड्रॉ कर दें और बाकी स्ट्रक्चर्स सेम रहेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। तो अब हम देखते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को। सो एज वी नो कि जो फ्रक्टोज है उसमें कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप लगा होता है, जिसकी वजह से फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। अब जब इसकी सोल्यूशन में जब हम फ्रक्टोज को एंटर करते हैं तो सोल्यूशन में क्या होगा, ये जो कार्बन नंबर 2 के साथ जो डबल बॉन्ड O है ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि फ्रक्टोज 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, इसमें रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रक्टोज है वो कीटो शुगर है। सो दैट्स व्हाई ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो 5 कॉर्नर रिंग होगा और वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बनेगा। अब सेम इज द केस विद द कार्बन नंबर 5 कि इसमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है दैट विल अटैच विद दिस ऑक्सीजन ओवर हियर और ये बन जाएगा OH। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कार्बन नंबर 1 है उसको मैंने यहां पे प्लेस कर दिया ताकि आपको आगे रिंग स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है वो इधर प्रेजेंट हो गई। अब यही ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में रिंग स्ट्रक्चर बनाएगी। सेम इज द केस कि अगर ये OH राइट साइड पे प्रेजेंट होगा तो वो स्ट्रक्चर होगा अल्फा डी फ्रक्टोज का, और अगर ये OH लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो वो स्ट्रक्चर होगा बीटा डी
फ्रक्टोज का। अब जैसा कि बताया कि ये 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वही ट्रिक आप फॉलो करोगे कि लेफ्ट साइड ऑन द टॉप एंड राइट साइड ऑन द बॉटम। अब इसमें दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 6। क्योंकि ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बनता है, तो ये कार्बन नंबर 2 इधर प्रेजेंट होगी, 3, 4, 5 और 6 अपर साइड पे प्रेजेंट होगी, और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो यहां पे प्रेजेंट होगा। अब हम उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए चलते हैं। दैट OH कम्स ओवर हियर, ब्लू से मेंशन किया हमने इसको, that CH2OH will come over here. Now the same, that OH will on the top, H over here, H and OH. अब ये स्ट्रक्चर बन गया बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरा नोज। तो फ्यूरानोज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं राइबोज के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हुए कि फ्यूरानोज होता है 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगी। अब सेम इज द केस, दिस वन इज द कार्बन नंबर 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये OH अगर नीचे ड्रॉ किया जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम आएंगे, that's carbon number 1 over here, that OH and H, that H and OH। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये OH नीचे प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये सारा मेंशन उसमें होता है कि विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसलिए आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवा दी कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो अब हम आपके नॉलेज को चेक करते हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज के साथ जो एंट्रेंस टेस्ट में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स? ऑप्शंस आर मोनोसैकेराइड्स, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च। अब ये इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने स्टडी किया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल से कौन से ऑब्टेन किए जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो द आंसर इज मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट देखते हैं द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड इज। अब ये क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में 2 से 3 बार आ चुका है। सो ये ऑप्शंस आर दीज अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अब आपको याद हो जो हमने अभी स्टडी किया कि जनरल फॉर्मूला मोनोसैकेराइड्स का क्या है, CnH2nOn। सो द ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ऑप्शंस आर they are conjugated molecules of carbohydrates, B they both have role in the extracellular matrix of animals and bacterial cell wall, C they are components of biological membrane, and D both are produced and secreted by endoplasmic reticulum। So previous knowledge को इसमें इन्वॉल्व करें और जो आज हमने लर्न किया उसको भी इसमें शामिल करें, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने में भी इनका रोल है, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के भी कंपोनेंट्स हैं।
सो डेल्टा ऑप्शन जो है वो फॉल्स होगी। नॉट ट्रू मीन्स आपने फॉल्स स्टेटमेंट को इसमें से फाइंड आउट करना है। सो द आंसर इज डेल्टा। अब पास्ट पेपर के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप अपने प्रीवियस नॉलेज को और आज के नॉलेज को इसमें शामिल करें तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सोचें, थिंक ओवर करें, अपना आंसर फाइंड आउट करें। नंबर 2, मोनोसैकेराइड्स विच आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया। ऑप्शंस आर ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। सोचें, इसी वीडियो में हमने आज ये सब कुछ स्टडी किया है। नंबर 3, इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्टार्च, सेलुलोज, डेट्स, ग्लाइकोजन। सोचें और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट देखते हैं। आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन्स ग्लूकोज 0.6%, 0.8%, 0.06%, 0.08%. Think over it and then answer. Number 5, most of the monosaccharides form ring structure in. Options are water, solution, solvent, stomach. I hope so कि अब आपने अपने इन 5 MCQs के आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया होगा। तो अब इसकी आंसर की देखते हैं। नंबर 1 इज डेल्टा, 2 बीटा, 3 चार्ली, 4 डेल्टा, 5 बीटा। अब एक असाइनमेंट अब आपको दी जा रही है पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चन से, जो आप सॉल्व करेंगे इसी वीडियो को अच्छे तरीके से याद करने के बाद। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डो एंड कीटो शुगर्स। नंबर 2, write structure formula of glucose and fructose. Number 3, draw structure formula of glucopyranose, draw structure formula of ribofuranose. Write down the chemical definition of carbohydrates. This is the end from my side. Thank you very much and Allah Hafiz.